दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसी हो तो ऐसा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोफेसर हंसराज और उसकी पत्नी सुधा बगल में ही बने खाली मकान को लेकर चिंतित थे। कुछ दिन बाद ही वहां बुलानी परिवार रहने आ गया, पर लॉकडाउन में बुलानी घर बैठ गए और डिप्रेशन की वजह से परिवार में कलह करने लगे। प्रोफेसर राजहंस चिंतित रहा करते थे कि ना जाने उन्हें कैसे पड़ोसी मिलेंगे। दरअसल नई नई विकसित हुई इस अमलतास कॉलोनी में वह 2 महीने पहले ही रहने आए हैं। कॉलोनी के सभी मकान देखते देखते भर गए, सिवाय उनके पड़ोस वाले मकान के। हंसराज जी और उनकी पत्नी सुधा ऊपर वाले से प्रार्थना करते कि कोई बाल बच्चों वाला शाम प्रभात परिवार पड़ोसी के रूप में आ जाए तो उन्हें बड़ा सहारा हो जाएगा। वैसे तो उनके दो बेटे हैं, लेकिन दोनों विदेश में जाकर बस गए, बड़ा यूएस में और छोटा यूके में। एक दिन बिल्डर ने जब उन्हें सूचना दी कि जल्दी ही इस मकान में रहने के लिए बुलानी जी आ रहे हैं, तो वे निश्चित हो गए। पर सुधा के यह कहते ही कि बुलानी को सिंधी होते हैं, उनमें तो मीट मटन दारू वगैरह सब चलता है, तो वे थोड़ा परेशान हो गए। फिर स्वयं ही विवेक का परिचय देते हुए सुधा को समझाने का प्रयास करने लगे। किसी के बारे में बिना जाने बिना उससे मिले पहले से गलत धारणा बना लेना ठीक नहीं, और खाने पीने के मामले में जब अपने स्वयं के बच्चे ही नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं तो किसी और के नॉन वेज खाने से आपत्ति क्यों। अगले दिन दोपहर के समय जब वह आराम कुर्सी पर अधलेटे अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी मकान के ठीक सामने एक कार आकर रुकी। कार से पहले एक सज्जन बाहर निकले और फिर पीछे से एक महिला और एक 10-12 साल की बच्ची। हंसराज जी ने हाथ के अखबार को टेबल पर रखा और उठकर बाहर के गेट तक आए। उतरने वाले सज्जन ने दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार किया। मैं अशोक बुलानी हूँ और यह मेरी पत्नी शशि और बेटी सौम्या। हम लोग आपके बाजू वाले मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी गर्ल्स हायर सेकेंडरी के पास टीचर्स कॉलोनी में रह रहे थे। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और शशि शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता, सौम्या डीपीएस स्कूल में 6ठी कक्षा में की विद्यार्थी है। बुलानी और उनके छोटे से परिवार को देखकर हंसराज जी गदगद हो गए। एक सांस्कृतिक सभ्य परिवार उनका पड़ोसी बन रहा है। उन्होंने गेट खोलते हुए आमंत्रित किया, अंदर आइए, मैं अपनी पत्नी सुधा से मिलवाता हूँ। ड्राइंग रूम में सबके बैठते ही सुधा पानी की ट्रे ले आई। यह मेरी धर्म पत्नी सुधा है। हम दोनों 4 माह पहले ही शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी 2 महीने पहले ही इस कॉलोनी में शिफ्ट किया है। इससे पहले कॉलेज के पास ही ऑफिसर कॉलोनी में रहते थे। सुधा ने बीच में टोकते हुए शशि से पूछा, आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? शशि कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही बुलानी बोल पड़े, मैडम चाय ले लेंगे। चाय की चुस्कियों के बीच गपशप से यह पता चला कि बुलानी सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनका प्रोजेक्ट अभी शहर के बाहरी छोर पर बन रही बिल कॉलोनी में चल रहा है। शशि ने पहली मुलाकात में ही सुधा को आंटी बना लिया। उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि अंकल आंटी उसी की तरह शिक्षा जगत से हैं। उसने अपनी उत्कंठा व्यक्त करते हुए पूछ ही लिया, आंटी आप कॉलेज में क्या पढ़ाती थी? शशि, हम दोनों बैटनी वाले हैं। एमएससी कक्षाओं को मैं एलंगी पढ़ाती थी और सरफाइंगाई। स्टूडेंट लाइफ में हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में सहपाठी थे। एमएससी और पीएचडी भी साथ की थी। तभी एक दूसरे से प्रेम हुआ और फिर विवाह भी हो गया। उस जमाने में प्रेम विवाह
आसान नहीं होता था। मैं ब्राह्मण थी और सर कायस्थ। फिर अचानक जैसे उन्हें कुछ संकोच सा हुआ तो बोल पड़ी, अरे ये क्या। मैंने अपना टॉपिक शुरू कर दिया। तुम अपना बताओ शशि, स्कूल में क्या पढ़ाती हो आंटी? मैं बायोलॉजी लेक्चर हूँ। मैंने जूलॉजी से पीजी किया है। मैं भी पीएचडी करना चाहती हूँ, पर उससे पहले गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मेरी तमन्ना तो अभी भी कॉलेज में पढ़ाने की है। फिर पिछले 6 साल में जूलॉजी में लेक्चरर की वैकेंसी ही नहीं निकली। शशि, यदि तुम कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहती हो तो मेरी सलाह है कि पीएचडी कर डालो। तुम्हें गाइड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जूलॉजी में प्रोफेसर हम लोगों के कलिंग डॉक्टर सिलावट है। हाँ, तुम्हें पीएचडी क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और फिर 90 दिन का थीसिंग कोर्स भी। बुलानी जी, जो अब तक बड़े धैर्य से वार्तालाप सुन रहे थे, बेचैन हो उठे। थोड़ी तल्खी से वह बोले, अरे शशि, जिस काम के लिए आए हैं उसके बारे में तो बात कर लो। हंसराज जी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, शिक्षा जगत के लोगों की यही समस्या है। मिलते ही वे हर समय एजुकेशन पर बात शुरू कर देते हैं। आंटी, हमारा सामान आज रात यहाँ अनलोड हो जाएगा और हम लोग कल सुबह शिफ्ट करेंगे। आपके यहाँ घरेलू काम करने वाली बाइयाँ क्या मेरी यहाँ भी काम कर देगी? टीचर्स कॉलोनी में तो 2 बाइयों से काम चल जाता था। एक झाड़ू बर्तन और साफ सफाई करती थी और दूसरी खाना बनाती थी। शशि, मेरे यहाँ तो एक ही काम वाली बाई सुबह आती है झाड़ू बर्तन के लिए। खाना तो अब मैं खुद ही बनाती हूँ। रिटायरमेंट के बाद अब दिन भर कोई काम तो रहता नहीं, तो इसी में समय गुजारती हूँ। मैं तुम्हें अपनी गहरी लक्ष्मी माँ मोबाइल नंबर देती हूँ, उससे बात कर लो। और खाना बनाने वाली बाइयाँ भी कॉलोनी के कई घरों में आती हैं। तुम यहाँ रहना शुरू करोगी तो सब व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। सर, दूध वाले का नंबर भी चाहिए और न्यूज पेपर वाले, केवल टीवी वाले का भी। बुलानी ने हंसराज जी को और देखते हुए रिक्वेस्ट की। कॉलोनी के गेट पर सुपरवाइजर और गार्ड के रूम में आप गणेश सुपरवाइजर को बोल देना, आपकी सभी व्यवस्थाएं वह करा देगा। पिछले 6 साल में दोनों पड़ोसी कम एक परिवार के अंग ज्यादा हो चुके थे। बुलानी को तो अपने प्रोजेक्ट से सिलसिले में सुबह निकल जाते और देर रात लौटते, पर शशि और सौम्या का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वे आंटी के यहाँ दिन में 1-2 बार फेरी ना लगा ले। आंटी धीरे धीरे शशि को बेटी की तरह मनाने लगी थी। शशि ने भी अपने बारे में उन्हें सारी बात बता डाली थी। आंटी को यह भी बता दिया था कि उसका भी यह प्रेम विवाह है और वह ब्राह्मण है और बुलानी सिंधी। सौम्या पूरी तरह अपनी माँ पर गई थी, जी उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता। वह देर रात तक पढ़ती रहती। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में वह अपने जिले की टॉपर थी और उसकी प्रशंसा में जिले के सभी अखबारों ने सौम्या के साथ साथ उसके पापा मम्मी के भी फोटो सहित इंटरव्यू छापे थे। अब इस वर्ष भी उसका टायर गेट कक्षा 12वीं में मेरिट में आने का था। सौम्या की आदत थी जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ने की। रात में उसकी आवाज़ अंकल आंटी के बेडरूम में साफ सुनाई देती और उनकी नींद भी खलक डालती। नींद डिस्टर्ब होने पर भी कभी उन्होंने सौम्या को टोका नहीं। पढ़ाई का महत्व उनसे ज़्यादा कौन समझता। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों की शिक्षा दीक्षा में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी और आज इसी शिक्षा की बदौलत दोनों बेटे यूएस और यूके में बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर थे। हंसराज जी और सुधा बारी बारी से हर साल 3 माह के लिए एक बार यूके जाते और अगली बार यूएस। उन दिनों उनके घर की पूरी देखभाल और सुरक्षा शशि और सौम्या करती।
पहली बार ऐसा हुआ कि इस साल कोरोना के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई और बेटों के पास उनका जाना नहीं हो पाया। हालात यहाँ तक आ गए कि देश भर में लॉकडाउन के कारण लोगों का घर से निकलना भी बंद हो गया। बुलानी के प्रोजेक्ट का काम भी ठप हो गया और प्रोजेक्ट के बंद होने से सभी कर्मचारी और मजदूर काम छोड़कर अपने अपने घर चले गए। सुबह से रात तक बाहर रहने वाले बुलानी अब घर में कैद होकर रह गए। लंबे समय के लॉकडाउन ने उन्हें डिप्रेशन में ला दिया। रात की व्यवस्था दोगुनी बढ़ गई। काम वाली बाइयों के न आने से घर के सारे काम भी करने पड़ते और ऑनलाइन क्लास भी लेनी पड़ती। सौम्या भी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करती और अपनी स्टडी में व्यस्त रहती। माँ बेटी दोनों का आंटी के यहाँ आना जाना भी बंद हो गया। उन्हें अंकल आंटी की वृद्धावस्था के कारण पूरी सावधानी जो बरतनी थी। 6 वर्षों में आज पहली बार शशि और बुलानी के आपसी झगड़े की आवाज़ें छन छन कर हंसराज और सुधा के कानों में पड़ रही थी। दोनों अचिंतित थे कि यह क्या हो गया। झगड़े का यह सिलसिला धीरे धीरे प्रतिदिन की रूटीन में तब्दील हो गया। बुलानी अब रोज नशा भी करने लगा और नशे की हालत में वह शशि को गालियाँ भी देता। जिस तरह के शब्द उनके मुंह से निकलते उसे सुनकर कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता कि ये शब्द सभ्य पुरुष की निशानी नहीं हो सकती है। सुधा को इन घटनाओं के कारण पूरी रात नींद नहीं आती। वो राशि को बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। आज रात को बुलानी ने गालियों के साथ शशि पर हाथ भी उठा दिया था। सुधा का दिल व्याकुल हुआ जा रहा था। उन्हें इंतजार था कि कब सुबह हो और वे शशि से मिलकर झगड़े की जड़ का पता लगाए। अन्याय के प्रति उदासीन रवैया अपनाना बुज़दिली कहलाएगी। उन्होंने अपने महाविद्यालय की अनेक छात्राओं में आत्मविश्वास जागृत किया था जो किन्हीं कारणों से प्रताड़ित थी।